नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के उस सबसे बुनियादी कोड की, वो निर्देश जो तय करते हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे दिखते हैं, यहाँ तक कि हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जी हाँ, आज का हमारा विषय है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, जो सच में जीवन का असली ब्लूप्रिंट है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? देखिए, हम आनुवांशिकी की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर मेंडल के मशहूर मटर के प्रयोगों को देखेंगे, आनुवांशिकता के नियमों को जानेंगे, फिर हम जीन और गुणसूत्रों की दुनिया में उतरेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि जब इस कोड में कोई गड़बड़ हो जाती है, तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारी आँखें, हमारे बाल या हमारी लंबाई, ये सब हमारे माता-पिता या दादा-दादी से इतनी मिलती-जुलती क्यों है? वही इसका जवाब विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प शाखा में छिपा है, आनुवंशिकी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है आनुवंशिकी, जीवन का ब्लूप्रिंट। यहाँ हम समझेंगे कि ये वंशागति और विविधता का विज्ञान आखिर है क्या। तो देखिए, आनुवंशिकी असल में दो मुख्य आइडियाज पर टिकी है। पहला है वंशागति यानी हेरिडिटी। ये वो प्रोसेस है जिससे गुण माता-पिता से बच्चों में जाते हैं। और दूसरा है विविधता यानी वेरिएशन, जो बताता है कि एक ही प्रजाति के जीवों में भी इतने अंतर क्यों होते हैं। मतलब कोई भी दो इंसान एकदम एक जैसे नहीं होते, और यही तो विविधता है। इस पूरे विज्ञान की नींव रखी थी ग्रेगर मेंडल ने, जिन्हें हम आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। मेंडल के काम के काफी बाद इस फील्ड को एक नाम मिला जब डब्ल्यू वॉटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया। फिर जॉनसन ने उस चीज को जीन कहा जो इन गुणों को आगे ले जाती है, और टी.एच. मॉर्गन के काम ने हमें मॉडर्न जेनेटिक्स के युग में पहुंचा दिया। अब हम सीधे चलते हैं उस इंसान के काम पर जिसने ये सब कुछ शुरू किया, मेंडल के मटर के प्रयोग। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि कैसे एक साधारण बगीचे के मटर ने आनुवंशिकता के इतने गहरे राज खोल दिए, जिनके सिद्धांत आज भी मॉडर्न एग्रीकल्चर और मेडिसिन की नींव है। तो सवाल ये है कि मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना? भाई, इसके पीछे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कारण थे। एक तो मटर के पौधे का जीवन छोटा होता है, जिससे कई पीढ़ियों की स्टडी कम समय में हो सकती थी। दूसरा, इसमें साफ साफ दिखने वाले गुण थे, जैसे पौधे की लंबाई या बीज का रंग। और सबसे जरूरी बात, उनके परागण को यानी पॉलिनेशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। अच्छा, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में उतरने से पहले कुछ जरूरी शब्द हैं जिन्हें समझना होगा ताकि आगे सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। जीनोटाइप होता है किसी जीव का जेनेटिक मेकअप। फिनोटाइप वो गुण है जो हमें बाहर से दिखता है। एलील एक ही जीन के अलग अलग रूप होते हैं। और समयुग्मजी मतलब जब दोनों एलील एक जैसे हों, जबकि विषम युग्मजी का मतलब है जब वो अलग अलग हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन प्रयोगों से मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम कैसे बनाए। हम इसे समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, जहां उन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही गुण की स्टडी की थी। तो मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पौधा, जिसे हम कहेंगे टीटी, उसका क्रॉस करवाया एक शुद्ध बौने पौधे यानी टीटी से। और जानते हैं क्या हुआ? हैरानी की बात यह थी कि पहली पीढ़ी में F1 जेनरेशन में सारे के सारे पौधे लंबे थे, टीटी। यहां से एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि लंबा होने का गुण बौनेपन पर प्रभावी है यानी डोमिनेंट है, और बौनापन का गुण अप्रभावी है यानी रिसेसिव। वो मौजूद तो था पर बस छिपा हुआ था। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों का आपस में क्रॉस करवाया। जो दूसरी पीढ़ी आई यानी F2, उसमें कुछ और ही देखने को मिला। करीब 75% पौधे तो लंबे थे, लेकिन 25% बौने भी थे। वो जो छिपा हुआ अप्रभावी गुण था वो फिर से सामने आ गया, और यहीं से हमें वो मशहूर 3:1 का फिनोटाइपिक अनुपात मिलता है। लेकिन अगर हम जेनेटिक लेवल पर देखें ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जीनोटाइपिक अनुपात था 1:2:1। इसका मतलब है एक शुद्ध लंबा यानी टीटी, दो हाइब्रिड लंबे यानी टीटी, और एक शुद्ध बौना यानी स्मॉल टीटी। ये दिखाता है कि बाहर से एक जैसे दिखने वाले पौधे भी अंदर से जेनेटिकली अलग हो सकते हैं। और जब मेंडल ने एक कदम आगे जाकर दो गुणों को एक साथ स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि जैसे बीज का रंग बीज के आकार को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा था। ये गुण एक दूसरे से पूरी तरह आजाद होकर अपनी अपनी राह पर अगली पीढ़ी में जा रहे थे।
इसी को कहते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, और इसका अनुपात होता है 9:3:3:1। मेंडल के नियम तो कमाल के थे, पर ये नहीं बताते थे कि ये गुण या फैक्टर्स असल में रहते कहाँ हैं। तो अब चलिए सेल के अंदर की एक यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं आनुवंशिकता का फिजिकल बेसिस, यानी जीन और गुणसूत्र। हमारी ये यात्रा शुरू होती है जीवन की सबसे छोटी इकाई से, यानी कोशिका या सेल। हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं और मजे की बात यह है कि हर एक में जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। कोशिका के अंदर हम जूम करते हैं उसके कंट्रोल सेंटर में, यानी केंद्रक या न्यूक्लियस। यहीं पर हमारी सारी जेनेटिक जानकारी स्टोर होती है। अब इस केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। इंसानों में आमतौर पर 30 जोड़े होते हैं, यानी टोटल 46 गुणसूत्र। यही हमारी जेनेटिक जानकारी के वाहक हैं, मतलब कैरियर हैं। और आखिर में जब हम एक गुणसूत्र पर और जूम करते हैं तो हमें मिलता है डीएनए का मॉलिक्यूल। जीन इसी डीएनए के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। असल में यही वो कोड है जिसमें प्रोटीन बनाने के निर्देश लिखे होते हैं, जो आखिरकार हमारे गुणों को तय करते हैं। है ना कमाल की बात? इन्हीं गुणसूत्रों में से एक जोड़ा लिंग तय करता है। महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं, यानी XX, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, यानी XY। अब चूंकि माँ से तो हमेशा X गुणसूत्र ही मिल सकता है, तो बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से X गुणसूत्र मिलता है या Y। अभी तक हमने देखा कि ये कोड कितनी खूबसूरती से काम करता है, पर क्या होता है जब इस कोड में कोई गलती हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए? हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है, आनुवांशिक विकार। कुछ बीमारियां सिर्फ एक जीन में बदलाव के कारण होती हैं। इन्हें मेंडेलियन विकार कहते हैं, क्योंकि ये ठीक मेंडल के मटर के गुणों की तरह ही परिवारों में आगे बढ़ती हैं, कभी प्रभावी तो कभी अप्रभावी। हीमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस इसके कुछ उदाहरण हैं। और कुछ विकार पूरे के पूरे गुणसूत्रों की संख्या या उनकी बनावट में बदलाव के कारण होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति को गुणसूत्र नंबर 21 की 2 की जगह 3 कॉपी मिल जाती हैं। इसी तरह टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव के कारण होते हैं। तो हमारी आनुवंशिकी हमें ये समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं। ये हमारे अतीत की वो कहानी है जो हमारे भविष्य को आकार देती है। लेकिन आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी आनुवंशिक विरासत हमें कितना परिभाषित करती है और हमारी अपनी पसंद और हमारा माहौल कितना। जरा इस पे सोचिएगा।